नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम इससे पहले पादप और जंतु प्रजनन के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम स्टार्ट करेंगे सेल और सेल डिवीज़न। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। तो ऑप्शन है रॉबर्ट हॉक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटन लियोन हॉक और रोडोल्फ बिरचॉफ। तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में कॉर्क के यानी मधुमक्खी के समान जो छत्ता होता है ना, उसका जो कॉर्क है उसको उसमें सेल को देखा था, जिन्हें सेलुला नाम दिया, जिसे बाद में सेल कहा, जिसका वर्णन अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की एंटन लियोन हॉक खोज करता है, तो किसके खोज करता है। प्रोटोजोआ, शुक्राणु और जीवाणु या सभी। तो लियोन हॉक ने इन सभी की खोज करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। तो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। गैलीसेप्टिकम माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसका आकार 0.1 से 0 माइक्रोन मीटर होता है। सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है, यह ऐसी जीवाणु कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे बाद में पादप जगत से पृथक कर मोनेरा जगत में रखा गया है। ठीक है, इसे मोनेरा जगत में रखा गया है। नेक्स्ट, निम्न में किसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है। तो पादप जगत का जोकर भी किसे कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा, जिसे PPLO यानी पॉलीप्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या MLO मोलिकुलर लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइकोप्लाज्मा अपने शरीर को बदलता रहता है, इसलिए इसे पादप या जंतु जगत का जोकर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। और भी सेल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, जिसका आकार 15 सेंटीमीटर होता है। सबसे लंबी जंतु कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, सबसे लंबी पादप कोशिका रेशा यानी फाइबर होता है। केंद्रक रहित जीवित पादप कोशिका फ्लोएम की चालनी नलिका होती है। और केंद्रक रहित जीवित पादप जंतु कोशिकाओं में ओट लांबा की कोशिका RBC की जो कोशिका होती है ना, वो आती है। और उभयचरों में मेंढक की RBC में केंद्रक नहीं होता है और फ्लोएम में भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो मानव शरीर की बात करें तो शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है, और वैसे बात करें तो माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से शुक्राणु के शीर्ष भाग में जो एक्रोसोम होता है, वो किससे निर्मित होता है। गोल्जी बॉडी से, माइटोकॉन्ड्रिया से, तारकाई से या राइबोसोम से। तो अपना आंसर हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी बॉडी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं। भाई शुक्राणु का
जो पार्ट होता है ना वो किस किस से मिलकर बना होता है। तो शरीर का शीर्ष भाग जो एक्रोसोम होता है वो गोल्जी बॉडी से निर्मित होता है, ठीक है। और मध्य भाग जो माइटोकॉन्ड्रिया से निर्मित होता है, जो सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित होकर हो जाता है। और तीसरा जो पुच्छ भाग होता है उसमें तारकाय होता है, ठीक है। तो शीर्ष भाग तो गोल्जी बॉडी से, मध्य भाग माइटोकॉन्ड्रिया से, और तीसरा जो पुच्छ भाग है वह तारकाय से निर्मित होता है, ठीक है। नेक्स्ट ओमिन्स सेलुला ई सेलुला अर्थात नवीन कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये किसने बताया था? कोशिका विभाजन का ये कथन किसने कहा था? तो किसने बताया था? तो इसका आंसर कौन सा होगा? रोडोल्फ विर्चोव, जेकब स्लाइडन, थियोडोर स्वान, सट्टन और बावेरी। तो रोडोल्फ और विर्चोव इस कथन को दिया था कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत के अपवाद नहीं है। तो कौन कौन से? वायरस, जीवाणु, वायरॉइड और प्रोन्स की संरचना। तो यहाँ पर वायरस, वायरॉइड, प्रोन्स की संरचना ये एक प्रकार के जीवित और निर्जीव दोनों प्रकार के लक्षण प्रकट करते हैं, अतः इनमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। और यहाँ पर इसी वजह से और जीवाणु, एक और बात, जीवाणुओं में जनन पाया जाता है और जनन करके कोशिका विभाजन होता है मुकुलन खंडन द्वारा। तो आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी जीवाणु, ओके। नेक्स्ट, निम्न में सबसे छोटी पादप कोशिका है। तो सबसे छोटी स्क्लेरेड, न्यूरॉन, जाइलम और चांदनी नलिका। तो आंसर इज स्क्लेरेड। स्क्लेरेड सबसे छोटी पादप कोशिका है। ध्यान रखना, शरीर की पूछे तो शुक्राणु है, वैसे पूछे तो माइकोप्लाज्मा है, पादप की पूछे तो स्क्लेरेड है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे लंबी पूछे तो जंतु की है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अविभाजनशील कोशिका है। निम्न में अविभाजनशील कोशिका है तो कौन सी है? न्यूरॉन, स्क्लेरेड, शुक्राणु और अंडाणु। तो आंसर है न्यूरॉन। न्यूरॉन एक अविभाजनशील कोशिका है क्योंकि इनमें तारकाय अनुपस्थित होता है, जिससे इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। न्यूरॉन में तारकाय उपस्थित होता है, इसलिए इसमें विभाजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, की संघक की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका प्राणी कोशिका से भिन्न होती है। तो वो कौन सा अंग है जिसकी उपस्थिति के कारण पादप और जंतु कोशिका में विभेद होता है? तो आंसर अपना हो जाएगा तारकाय, क्योंकि यह जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये तारकाय तर्कु तंतु का विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करते हैं। कुछ शैवाल और कवक को छोड़कर शेष सभी पादपों में, कुछ शैवाल और कवक ही ऐसे होते हैं जिनमें तारकाय होता है, वरना किसी भी पादप में तारकाय अनुपस्थित होता है, उनमें नहीं पाया जाता है, यानी पादपों में पाया ही नहीं जाता है कुछ शैवाल और कवकों के अलावा। इसलिए पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण जीवद्रव्य में उपस्थित प्रोटीन तंतु के द्वारा होता है। तो जीवद्रव्य के जो प्रोटीन होता है ना, उस तंतु के द्वारा जीव कोशिका विभाजन में काम आता है, जबकि जंतुओं में तो तारकाय से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पहले तो जंतु कोशिका में केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब पादप में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है जो पादप में होता है, जंतु में नहीं? तो यहाँ पर हरित लवक जो केवल पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं। जंतुओं में हरित लवक नहीं होता है, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं बनाते, पादप बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक में किस भाग में संपन्न होती है? तो अप्रकाशिक अभिक्रिया किस में संपन्न होती है? स्ट्रोमा में। किसमें? स्ट्रोमा में। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन वसा स्टार्च का संग्रहण लवक के कौन से प्रकार द्वारा होता है? प्रोटीन वसा स्टार्च का संग्रहण लवक के किस प्रकार द्वारा होता है? तो अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक और उपयोग सभी। तो जो प्रोटीन और स्टार्च होते हैं ना, उनका अवर्णी लवकों के द्वारा संग्रहण होता है। तो कुछ अपन वर्णी लवक और अवर्णी लवकों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। ठीक है, अब अवर्णी लवक भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एमाइलोप्लास्ट और इलाइपोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रहण करते हैं, इलाइवोप्लास्ट वसा का संग्रहण करते हैं और प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रहण करते हैं। ठीक है, पौधे के संग्रहण भाग में अवर्णी लवक पाए जाते हैं। जहाँ पौधा संग्रहण करता है वहाँ वर्णी लवक पाए जाते हैं।